नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर का भाग 2, जिसमें हम बात करने वाले हैं ऐसे डिवीजन के बारे में जिसका नाम है माइटोसिस। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो बेटा, हमने सेल डिवीजन के बारे में पिछली क्लास में काफ़ी चर्चा करी थी। हमने जाना था कि एक पुराना सेल होगा और उसका विभाजन होगा दो नए डॉटर सेल्स में। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। कैसे होगा एक सेल साइकिल में, क्या क्या फेजेस आते हैं, G1, S, G2, M, ये सब हमने पढ़ा। तो हम G1, S और G2 के बारे में चर्चा तो पिछली क्लास में कर चुके हैं। आप वो वीडियो दोबारा देख सकते हैं। आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है माइटोसिस, एम फेज, जिसको हमने कहा था कि इंसानों में, ह्यूमंस में एम फेज कितना लंबा होता है, करीबन 1 घंटे का होता है, राइट। तो उसमें क्या होता है, उसमें पूरा हमारा स्पिंडल फाइबर बनता है, स्पिंडल अपैरेटस बनता है, क्रोमोसोम्स जो डुप्लीकेट हो चुके हैं ऑलरेडी एस फेज में वो सेपरेट होते हैं, डिवाइड होते हैं, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं माइटोसिस को। इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो हल्का सा हम थोड़ा सा रिविजन करेंगे सेल डिवीजन के बारे में कि सेल डिवीजन होता है या सेल रिप्रोडक्शन आप बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि सेल्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो वो कैसे होता है कि एक प्री एग्जिस्टिंग कोई सेल होगी, या फिर हम क्या बोलेंगे कि कोई एक पेरेंट सेल होगी पहले, जो कि पहले से एग्जिस्ट करती होगी। क्या होगी? पेरेंट सेल होगी जो पहले से एग्जिस्ट करती होगी। और ये सेल किस में डिवाइड हो जाएगी? ये सेल इवेंचुअली डिवाइड हो जाएगी दो नए डॉटर सेल्स में। किस में डिवाइड हो जाएगी? दो नए डॉटर सेल्स में, 2 न्यू डॉटर सेल्स। ठीक है, इनमें बिल्कुल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्या होगा? बिल्कुल इक्वल क्रोमोसोम्स का डिस्ट्रीब्यूशन होएगा। ऑर्गेनेलीज डिफरेंट होंगी, दो अलग उनके सेपरेट न्यूक्लियस होंगे और ये अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी लेकर बनेंगी। ठीक है, एकदम क्या होगा, इंडिपेंडेंट एंटिटी की तरह ये अपना बनेंगी, राइट। सो ये हमने देख लिया। अब जो सेल डिवीजन है, ये जो डिवीजन हुआ है, ये 3 तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है ए माइटोसिस, ठीक है, एक हो सकता है माइटोसिस जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, राइट। और एक होता है मियोसिस, जिसको रिडक्शनल डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें क्रोमोसोम्स का नंबर क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। ठीक है, मियोसिस को क्यों बोला जाता है इक्वेशनल डिवीजन? क्योंकि इसमें क्रोमोसोम्स का नंबर जो पेरेंट सेल्स में था वही डॉटर सेल में भी रहता है। अगर पेरेंट सेल क्या है? 2n है, तो मियोसिस से जो दो नई डॉटर सेल्स बनेंगी वो भी 2n ही बनेंगी, राइट। जबकि अगर ये बात हम करें मियोसिस की, किसकी बात करेंगे? ये बात अगर हम मियोसिस की करेंगे तो उसमें 2n नहीं होएगा, उसमें होएगा पेरेंट सेल 2n और जो नए सेल्स बनेंगे डिवीजन से वो होंगे 1n, क्योंकि उसमें क्या हो गया? क्रोमोसोम्स डिवाइड हो गए, रिड्यूस हो गए इनटू हाफ। ठीक है, एक यहाँ पे हम नया शब्द और पढ़ रहे हैं या नया टर्म और पढ़ रहे हैं जिसको बोला गया है ए माइटोसिस। तो ए माइटोसिस के बारे में आज हम थोड़ा सा आगे पढ़ने वाले हैं, राइट। तो इसके बारे हम क्या पढ़ेंगे कि ए माइटोसिस बोला है इन्होंने कि डिवीजन तो होगा सेल का, लेकिन जो क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं, राइट। क्या नहीं होते हैं? इक्वल विभाजन नहीं होएगा, किसी में ज़्यादा जाएगा, किसी में कम जाएगा, राइट। बहुत ही सिंपल मेथड है इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सीक्वेंसेस नहीं होता, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सीक्वेंसेस नहीं होती हैं या कोई सीरीज नहीं चलती है इसमें सिर्फ ये हुआ कि न्यूक्लियस जो है वो थोड़ा बड़ा हुआ, बीच में कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया और अलग हो गया। किसमें कितना गया या बराबर गया नहीं गया, ये इसमें नहीं ध्यान दिया जाता है। ये क्या होता है, सिर्फ इस बात पे ये फोकस करता है कि सेल को क्या करना है? डिवाइड करना है। सेल को क्या करना है? डिवाइड करना है। सिर्फ यही देखा जाता है। इक्वल डिवीजन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये नहीं देखा जाता यहाँ पर। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल मेथड है सेल डिवीजन का, जिसको और क्या बोला जाता है? डायरेक्ट सेल डिवीजन भी बोला जाता है।
मतलब इसके पहले किसी भी तरह की कोई भी तैयारी नहीं की जाती है। एक सेल के लिए जिसमें माइटोसिस होने वाला हो उसमें तो भैया जोर शोर से तैयारियां होती हैं। G1 होता है, S होता है, G2 होता है, जिसमें ऑर्गेनेलीज की, डीएनए की रेप्लिकेशन करी जाती है, मल्टीप्लिकेशन करा जाता है ऑर्गेनेलीज का। और माइटोटिक फेज में जो भी आपको चीज़ें चाहिए होती है सेल को, वो पहले से वो बना के रख लेता है। ठीक है, इतनी बात समझ आई। लेकिन एमाइटोसिस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, राइट। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? डायरेक्ट सेल डिवीजन बोला जाता है। और ये किसने डिस्कवर किया था? रेमार्क ने डिस्कवर किया था। और इसको बोला किसने था? डिस्क्राइब किसने किया था? फ्लेमिंग ने डिस्क्राइब किया था। जिसने टर्म माइटोसिस दिया था उसी फ्लेमिंग ने एमाइटोसिस को क्या किया था? डिस्क्राइब किया था। ठीक है, ये बात समझ आ गई। इन दिस डिवीजन देयर इज नो डिफ्रेंसिएशन ऑफ क्रोमोसोम्स एंड स्पिंडल। जैसे कि एक नॉर्मल सेल डिवीजन में जो हम माइटोसिस पढ़ते हैं या मियोसिस पढ़ते हैं, उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि भैया पहले प्रोफेज आया, उसके एम फेज में क्या बना? पहले प्रोफेज आता है, जिसमें क्या होता है? थिकनिंग होती है, कंडेंसेशन होता है, क्रोमोसोम्स अपनी शेप लेने लगते हैं, फिर स्पिंडल अपैरेटस बनता है, ऑर्गेनाइज होता है, स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। तो इसमें ऐसा कोई भी डिफ्रेंसिएशन क्रोमोसोम्स का या स्पिंडल का नहीं होता है। न्यूक्लियर एनवेलप डीजेनरेट नहीं होता है। न्यूक्लियस क्या होता है? बस ये लंबा हो जाता है और बीच में से कॉन्स्ट्रिक्ट होकर टूट जाता है। जैसे मैंने इस डायग्राम में दिखाया कि न्यूक्लियस क्या हुआ? बड़ा हुआ, और न्यूक्लियस ने क्या किया? बीच में से इनके कॉन्स्ट्रिक्शन आ गया यहाँ पे, और ये दो डॉटर सेल्स बन गए। ठीक है, इसमें यहाँ पे क्या नहीं हुआ? कोई न्यूक्लियर एनवेलप डीजेनरेट नहीं हुआ। न्यूक्लियस सीधा इलोंगेट हुआ, कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ बीच में, और क्या बन गए? दो डॉटर न्यूक्लियाई बन गए। This is followed by a centripetal constriction of the cytoplasm to form two daughter cells. दो daughter cells बन गए। Amitosis is not a regular method. ये हर जगह नहीं होता है। Not a regular method of division because it does not divide the nuclear matter equitably. बराबर बराबर विभाजन नहीं करता है। It occurs in metabolic nucleus. जो मेगा न्यूक्लियस होता है पैरामीशियम का, पैरामीशियम अगर आपको याद हो तो पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस होते हैं, याद है? तो उसमें जो मेगा न्यूक्लियस होता है, जो मेटाबॉलिक न्यूक्लियस होगा पैरामीशियम का, उसमें ऐसा डिवीजन होता है कि मतलब किसी में कम या किसी में ज़्यादा, जिस डिवीजन को हम क्या बोल रहे हैं? एमाइटोसिस बोल रहे हैं, राइट। The growth of embryonic membrane of some vertebrates is due to this type of cell division, right? इसमें अब क्या होता है? बहुत जगह एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स जो होती हैं, बहुत वर्टिब्रेट्स में जो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बनती हैं, वो इसी तरीके के डिवीजन से बनेंगी। किनमें बनेंगी? जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें, राइट। साथ ही में आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि चारा जो होता है, या कैरा भी बोलते हैं इसको, उसमें इंटरनोडल न्यूक्लियाई डिवाइड करता है एमाइटोसिस के साथ में, यहाँ गैप नहीं आएगा। इट इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। दिस प्रोड्यूसेस अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ अनइक्वल साइजेस। अब ये जो चारा या कैरा का जो इंटरनोडल न्यूक्लियाई डिवीजन है, इसमें क्या होगा? इसमें फर्दर जब न्यूक्लियाई डेवलप होता है तो सेल डिवीजन नहीं होता है, साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, या प्रोटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं होता है, जिसकी वजह से सेल क्या बन जाता है? मल्टी न्यूक्लिएट बन जाता है। उसमें काफ़ी सारे न्यूक्लियस बनते जाते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है? न्यूक्लियस डिवाइड होता जा रहा है, लेकिन सेल एक ही है। दिस प्रोड्यूसेस अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ अनइक्वल साइज। अनइक्वल साइज है बिकॉज इट इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब कुछ ऑथर्स ऑल्सो क्या इंक्लूड करते हैं? कुछ मोनेरेंस जैसे कि बैक्टीरिया अंडर एमाइटोसिस, क्योंकि उनमें भी क्या होता है? एब्सेंस होता है स्पिंडल फाइबर का। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे पहले की कोई भी जोर शोर से तैयारियां नहीं की जाती, कोई बैंड बाजा बारात नहीं आता है, सीधा और सीधा क्या हो जाता है? सेल डिवाइड कर जाता है इनटू टू डॉटर सेल्स। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तभी इसको क्या बोला है? डायरेक्ट सेल डिविजन बोला है। क्या बोला है? डायरेक्ट सेल डिविजन बोला है। कौन सा है डायरेक्ट सेल डिविजन? जल्दी से बताओ, कौन सा है? एमाइटोसिस। ठीक है, समझ आ गई तीसरी बात। As compared to amitosis, other types of division like mitosis and meiosis, they are known as
इनडायरेक्ट सेल डिवीजन, क्योंकि सीधा सेल डिवीजन नहीं होता है, पहले काफ़ी सारी प्रेपरेशन करी जाती है, चीज़ों को रेप्लिकेट किया जाता है, ऑर्गेनेलीज काफ़ी सारे बनाए जाते हैं, एटीपी काफ़ी सारा बनाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन्स बनाए जाते हैं, ताकि जब रेप्लिकेट होता है क्या अपना क्रोमोसोम जब रेप्लिकेट होते हैं तो उनको वाउंड करने के लिए या क्या करने के लिए, उनको बाइंड करने के लिए, रैप करने के लिए उनके पास पहले से हिस्टोन प्रोटीन्स होने चाहिए, राइट। ठीक है, तो ये है स्टेजेस इन एमाइटोसिस, सेल डिवीजन। अब क्या हो रहा है, जो मैंने आपको डायग्राम में बताया था, एक पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल के पास में साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या हुआ, कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ। कॉन्स्ट्रिक्शन होना मतलब दोनों तरफ से सेल क्या होने लगा, ऐसे पिचकने लगा बीच में से, कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, इलॉन्गेशन हुआ। कॉन्स्ट्रिक्शन होने के बाद क्या हुआ, सेल दो में डिवाइड होने लगेगा, फिर क्या होगा, साइटोप्लाज्म में भी डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्म में डिवीजन हुआ, साइटोप्लाज्म में कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ और दो डॉटर सेल्स बन गए। इतनी बात समझ आई? ठीक है, अब हम बात करते हैं माइटोसिस के बारे में। तो माइटोसिस क्या है? इट इज वन टाइप ऑफ, या इट इज अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट सेल डिवीजन। क्या है? इनडायरेक्ट सेल डिवीजन का एक तरह का टाइप है, जिसमें पहले जाने से, सेल को एम फेज में जाने से पहले बहुत सारे फेजेस से होके गुजरना पड़ता है, राइट। ये हमने पिछली क्लास में जान ही लिया था कि माइटोसिस में आने से पहले सेल को काफ़ी सारे फेजेस से गुजरना पड़ता है, जिसमें से सबसे बड़ा फेज कौन सा होगा, G1 फेज होगा, उसके बाद में S फेज होगा, राइट। उसके बाद में कौन सा फेज होगा हमारा, S फेज होगा, फिर G2 फेज होगा और उसके बाद क्या होगा, M फेज आ जाएगा। ये कौन सा फेज होगा, M फेज होगा, राइट। अगर हम ह्यूमंस का, इंसानों का रेफरेंस लेके चलते हैं तो G1 हमारा अप्रॉक्सीमेटली 10 घंटों का होता है, S फेज हमारा करीबन 9 घंटों का होता है, G2 4 घंटे लेता है करीबन, और माइटोसिस करीबन 1 घंटे में हो जाता है। ठीक है, G1 में क्या होगा, हमारा ATP, हिस्टोन्स, अमीनो एसिड्स, पॉलीपेप्टाइड्स और जो भी एनर्जी कंपाउंड्स हैं, राइट, एनर्जी मॉलिक्यूल्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, ये सारे कहाँ बन जाएंगे, G1 में बन जाएंगे। S क्या बोलते हैं, इसलिए G1 को क्या बोलते हैं, ग्रोथ फेज बोलते हैं, पोस्ट माइटोटिक ग्रोथ फेज बोलते हैं। S को क्या बोलते हैं, S को बोलते हैं सिंथेसिस या फिर सिंथेटिक फेज। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, DNA का ड्यूप्लीकेशन होता है। ठीक है, जो भी चीज़ें DNA ड्यूप्लीकेशन के लिए चाहिए वो सारी कहाँ बन जाती हैं, G1 में बन जाती हैं। अब G2 में क्या होता है, ये होता है प्री माइटोटिक, क्या होता है ये, प्री माइटोटिक ग्रोथ फेज। क्या होता है, प्री माइटोटिक ग्रोथ फेज होता है। इसमें क्या होता है, इसमें वो सारी चीज़ें बनती हैं जो आपको माइटोसिस करने के लिए काम आती हैं। वो कौन सी होती हैं, जो माइटोसिस करने के लिए काम आए, सारे मॉलिक्यूल्स, एनर्जी वगैरह, वो सब कहाँ बनती हैं या कहाँ प्रेपरेशन होती है, G2 में हो जाती है। ठीक है, जैसे कि कुछ ऑर्गेनेलीज का अगर ड्यूप्लीकेशन करना हो जो G1 में नहीं होता है, वो कहाँ हो जाती है, G2 में चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो माइटोसिस की अगर हम बात करें तो माइटोसिस को फर्दर किस में डिवाइड किया गया है, फर्दर 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है, और कुछ साइंटिस्ट तो ऐसा कहते हैं कि ये 5 फेज है, क्योंकि उन्होंने पहले वाले प्रोफेज को 2 में डिवाइड कर दिया है, राइट। किस में डिवाइड कर दिया है, 2 में डिवाइड कर दिया है। सो माइटोसिस की अगर हम बात करें तो माइटोसिस एक ऐसा डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट करते हैं एंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इक्वली कैसे, क्वांटिटेटिवली, मतलब क्वांटिटी, नंबर जितना एक में जाएगा उतना ही दूसरी डॉटर सेल में जाएगा, एंड क्वालिटेटिवली भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं दोनों डॉटर सेल्स में, टू हैव द सेम नंबर एंड टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स एज आर प्रेजेंट इन द पेरेंट सेल। इसलिए क्या होता है, ये आइडेंटिकल बनती है डॉटर सेल्स, एकदम हूबहू बनती हैं, राइट। इट इज देयरफॉर ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। मैंने आपको क्या बोला था कि इसको और क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, और मियोसिस को क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, समझ आ गई ये बात, आगे बढ़ते हैं। सो माइटोसिस को भाई 2 जगह देखा था। अब अगर माइटोसिस की हम बात करें
तो इसको दो जगह देखा गया, प्लांट में भी देखा गया और एनिमल्स में भी देखा गया। ठीक है, एनिमल में किसने देखा? एनिमल में देखा फ्लेमिंग ने एंड किसने देखा? बोवेरी ने। किसने देखा? बोवेरी दोनों ने देखा। ठीक है, फ्लेमिंग एंड बोवेरी। एंड प्लांट में देखा स्ट्रॉसबर्गर ने। किसने देखा? स्ट्रॉसबर्गर ने देखा। ठीक है, माइटोसिस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन प्लांट्स बाय स्ट्रॉसबर्गर एंड बोवेरी एंड फ्लेमिंग इन एनिमल सेल्स। और माइटोसिस नाम किसने दिया था? माइटोसिस टर्म किसने दिया था? फ्लेमिंग ने दिया था। ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, क्योंकि ये ऐसे एमसीक्यूज बनाती है जिनसे आपको यू नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, राइट। नेक्स्ट, सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ डिविजन। सबसे कॉमन मेथड ऑफ डिविजन क्या है? माइटोसिस है। ठीक है, इसमें क्या होगा? ग्रोथ करने के लिए हो सकता है, कहीं भी जहां भी हमारे को क्या करनी है? ग्रोथ करनी है। जो भी कैसा रीजन है? मेरिस्टेमेटिक रीजन है। क्या रीजन है? मेरिस्टेमेटिक रीजन है। किसमें? प्लांट्स में। जैसे कि टिप ऑफ द प्लांट्स, जो क्या होता है? टिप ऑफ द प्लांट्स में भी क्या चाहिए होता है? ग्रोथ चाहिए होता है। तो क्या होगा? क्या होगा? माइटोसिस होगा। कहीं भी पॉपुलेशन बढ़ानी है, कहीं भी क्या करना है? पॉपुलेशन को बढ़ाना है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करने हैं, तो कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस होगा। कहीं भी मल्टीप्लिकेशन करना है, कहीं भी क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है, तो भी क्या होगा? माइटोसिस होगा। अगर आप देखोगे कैंसरस पेशेंट्स में या कैंसर के पेशेंट्स में, अगर कैंसर की आप सेल्स देखोगे तो उनमें भी क्या हो रहा है? माइटोसिस ही हो रहा है, क्योंकि उनमें भी क्या हो रहा है? इक्वेशनल डिवीजन हो रहा है, राइट। सो इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड ग्रोथ इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, इन सब जगह क्या हो रहा है? माइटोसिस हो रहा है। माइटोसिस अकर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सोमैटिक बॉडी सेल्स। ऐसे बॉडी सेल्स जो कि रिप्रोडक्शन में काम नहीं आएंगे, उनको सोमैटिक बॉडी सेल्स बोला जाता है। इसलिए माइटोसिस को भी क्या बोला जाता है? सोमैटिक सेल डिवीजन बोला जाता है, क्योंकि माइटोसिस वहाँ होता है या उन सेल्स में होता है जो रिप्रोडक्शन के काम नहीं आते हैं। ठीक है, दो तरीके के सेल्स होते हैं, सोमैटिक एंड रिप्रोडक्टिव। तो सोमैटिक सेल्स जो हमारी बॉडी में ग्रोथ कर रहे हैं, मल्टी सेल्यूलर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, उनमें क्या होगा? माइटोसिस होगा। समझ आ गई? साइट्स ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन प्लांट में कहाँ कहाँ है? मेरिस्टेमेटिक रीजन में। कहाँ कहाँ? स्टेम टिप, रूट टिप, इंटरकैलरी मेरिस्टम, जो दो नोड्स के बीच में जो जगह होगी, राइट। लेटरल मेरिस्टम, ऐसे ग्रो करने के लिए कौन सा मेरिस्टम यूज होएगा? लेटरल मेरिस्टम यूज होएगा। ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की ग्रोथ, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स, इन सब की ग्रोथ करने के लिए क्या होएगा? माइटोसिस होएगा। एनिमल्स में माइटोसिस हर जगह मिलता है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट में मिलेगा, कुछ रेस्ट्रिक्टेड रीजन्स जैसे कि स्किन, बोन मैरो। अगर आपको लग गई, मान लीजिए क्या हो गया, यहाँ से छिल गया, तो यहाँ पे स्किन वापस से कैसे आएगी? स्किन के सेल्स में माइटोसिस होएगा, रिपेयर होएगा। क्या होता है? हमारी बॉडी सेल्स का रिपेयर होएगा, स्किन की हीलिंग होएगी। उसमें भी कौन सा डिवीजन होएगा? माइटोसिस ही होएगा, राइट। Easily studied in smears or section of root and stem tips। अगर हमारे को स्टडी करना है माइटोसिस, तो हम कहाँ के रीजन्स ले सकते हैं? उन जगह के रीजन्स लेंगे जहाँ पे एक्टिवली डिवाइडेड सेल्स होंगे। क्या होंगे? एक्टिवली डिवाइडेड सेल्स, मतलब जहाँ सेल्स बहुत ज़्यादा डिवाइड करते होंगे। ठीक है, प्लांट सेल्स डू नॉट शो मच चेंज, ज़्यादा चेंज नहीं होता, जबकि एनिमल सेल कैसा हो जाएगा? काफ़ी हद तक गोल हो जाएगा। इनमें क्या होता है? डिवीजन से पहले न्यूक्लियस भी काफ़ी स्फेरॉइडल या स्फेरिकल शेप ले लेगा, एंड जो साइटोप्लाज्म है अंदर का, वो विस्कस हो जाएगा, थिक हो जाएगा, एंड रिफ्रैक्टाइल एट द टाइम ऑफ माइटोसिस, राइट। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सेल एंड द स्पीशीज, माइटोसिस टेक्स 30 मिनट्स to 3 hours फॉर कंप्लीशन। ठीक है, माइटोसिस कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स, 2 स्टेप्स होते हैं माइटोसिस में। एक क्या होगा माइटोसिस में? स्टेप, माइटोसिस में एक स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप होगा कैरियोकाइनेसिस। क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, दूसरा स्टेप होगा साइटोकाइनेसिस। क्या होगा?
साइटोकाइनेसिस। अब मुझे एक बात बताओ, जिसमें भी कैरियोकाइनेसिस बोला, जिसमें भी आपको क्या बोला है, कैरियोकाइनेसिस बोला है, तो कैरियो क्या है, कैरियन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, और काइनेसिस मतलब डिवीजन, तो न्यूक्लियस का क्या होगा, डिवीजन होगा। साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या हुआ, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का क्या होगा, डिवीजन होगा। क्या होगा यहाँ पे, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। तो जब भी माइटोसिस होता है पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा, उसके बाद में सेल अपने आप को डिवाइड करेगा, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस मतलब क्या, इनडायरेक्ट न्यूक्लियर डिवीजन। क्या है इनडायरेक्ट न्यूक्लियर डिवीजन, बिकॉज द न्यूक्लियस पासेस थ्रू अ कॉम्प्लिकेटेड सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बिफोर फॉर्मिंग टू डॉटर न्यूक्लियर। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक है। जैसे कि सेल में भी G1S और G2 होता है, वैसे कि न्यूक्लियस में भी क्या होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, एंड फिर न्यूक्लियस डिवाइड होता है, एंड देन फिर क्या होता है, सेल डिवीजन चालू हो जाता है, राइट। Through the process, though the process is continuous one without any pauses, it has been divided into 4 phases, right? For the sake of convenience, and they are कौन से phases हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ये 4 phases हैं। एक 5th phase और बोला जाता है, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कुछ साइंटिस्ट ने प्रोमेटाफेज को भी डिस्कवर किया है, ठीक है। ऑल्सो कुछ जगह जो मैं आपको बता रही थी, प्रोफेज को भी 3 में डिवाइड कर दिया जाता है, अर्ली प्रोफेज, मिड प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज, ठीक है। सो प्रोफेज को भी काफ़ी उसमें डिवाइड कर दिया जाता है, अर्ली, मिडल एंड लेट। इन अर्ली प्रोफेज द न्यूक्लियस बिकम्स स्फेरॉइडल। अब हम क्या चालू कर दिया है, हमने माइटोसिस चालू कर दिया है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियस को पता है भाई माइटोसिस स्टार्ट हो गया है, पहला फेज जो है वो प्रोफेज होने वाला है। प्रोफेज में भी जब प्रोफेज चालू हो रहा है तो न्यूक्लियस को पता है कि मुझे डिवाइड करना है, तो न्यूक्लियस कैसा शेप ले लेता है, स्फेरिकल शेप ले लेता है। कैसा स्फेरिकल शेप ले लेता है, स्फेरिकल शेप ले लेता है। और जो साइटोप्लाज्म है वो भी गाढ़ा हो जाता है, विस्कोसिटी उसकी भी बढ़ जाती है, ठीक है। धीरे धीरे क्या होने लगता है, जो हमारे सेल में, मान लीजिए ये हमारा सेल है, ठीक है, इसमें क्या पढ़े थे हमारे, इसमें हमारे ये पढ़ा है, हमारा क्रोमैटिन मटेरियल पढ़ा है, जो कि क्या हो चुका है, डुप्लीकेट हो चुका है, और अभी भी ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की तरह पड़ा था, ठीक है। अभी भी क्या पड़ा था, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की तरह कुछ ऐसा पड़ा था, ठीक है। धीरे धीरे ये क्या होएगा, धीरे धीरे जब G2 में ये ऐसा था, तो अब ये कहाँ आएगा, अब ये M में आ चुका है ना। अब ये जब M में आ चुका है, तो M में आने के बाद ये कैसा दिखेगा हमारे को, ये हमारे को कुछ ऐसा दिखने वाला है, राइट। ये क्या है, ये क्रोमोसोम था, अब ये हमारे को कुछ ऐसा थिक होता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। कैसा नज़र आएगा, थिक होता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। समझ आ गई इतनी सी बात। तो ये क्या हो रहा है, थिक हो रहा है। क्या थिक हो रहा है, क्रोमैटिन हमारा जो इनडिस्टिंक्ट और इंटरवाइंड रहता था, ऐसे गुच्छे की तरह यहाँ पे हो सकता है ये पड़ा हुआ हो, ऐसा क्या ऐसा पड़ा हो, गुच्छे की तरह ये पड़ा हुआ हो। अब ये खुलने लगता है, थिक होने लगता है, ताकि इनको सेपरेट करना क्या हो जाए, सेपरेट करना आसान हो जाए, राइट। सो दे कंडेंस टू फॉर्म इलोंगेटेड क्रोमोसोम्स, लंबे लंबे ऐसे क्या बन जाते हैं, क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, थिकनिंग होने लगती है। और ये सब किसकी वजह से होने लगती है, ये सब होने लगती है कंडेंसिन्स की वजह से। ये सब किसकी वजह से होने लगती है, प्रोटीन्स हैं जिनका नाम है कंडेंसिन, जिनके आगे बारे में आप आगे भी पढ़ेंगे, राइट। इन कंडेंसिन्स की वजह से क्रोमोसोम्स या फिर क्रोमैटिन मटेरियल में क्या होता है, कंडेंसेशन होने लग जाता है, राइट। अब क्या होता है, जो क्रोमैटिन रेटिक्यूलम है वो डिसअपियर हो जाती है। क्रोमैटिन की जो रेटिक्यूलम है, मेम्ब्रेन है, वो गायब होने लगती है, और क्रोमोसोम्स क्या होने लगते हैं, शॉर्ट, छोटे होने लगते हैं, मोटे होने लगते हैं, एंड दे अकर ड्यू टू 2 रीजंस। अब ये हम रीजंस पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो स्कैफोल्डिंग प्रोटीन्स होते हैं, जो क्या होते हैं स्कैफोल्डिंग प्रोटीन्स या एक्सियल प्रोटीन्स, वो एक साथ आते हैं, कमिंग टुगेदर एंड कॉइलिंग और स्पिरलाइजेशन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स। इट इज असिस्टेड बाय प्रोटीन्स
जो प्रोटीन्स का मैंने आपको नाम क्या बताया था, कंडेंसेंस की वजह से ये होने लगता है। तो जो मैं आपको कह रही हूँ कि क्रोमैटिन क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, तो वो कौन करवा के जा रहा है, कंडेंसन करवा के जा रहा है, कंडेंसेशन क्या करवा के जा रहा है, कंडेंसन करवा के जा रहा है, क्या कंडेंसेशन किसका, ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल, ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। ठीक है, इतनी बात समझ आई। ओके, अब क्या है, ये क्या दिख रहा है आपको, ये आपको दिख रहा है कि भाई सेंट्रोसोम्स जो होते हैं उनका डिवीजन कैसे होता है, क्योंकि क्या होगा जब न्यूक्लियस का डिवीजन होने लगेगा, जब क्या होने लगेगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होने लगेगा, तो न्यूक्लियस क्या होएगा, डिवाइड होगा, उसकी मेम्ब्रेन हट जाएगी, क्योंकि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डिवीजन होएगा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डिवीजन होएगा क्रोमोसोम्स का, न्यूक्लियस के बाहर डिवीजन होएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट जाएगी, क्या होएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट जाएगी, और क्या होंगे, दो पोल्स बन जाएंगे सेल के अंदर, दो पोल्स क्या बन जाएंगे, दो पोल्स बन जाएंगे सेल के अंदर, और ये दो पोल्स कौन मार्क करके जाएंगे, टू पेयर्स ऑफ सेंट्रियोल्स, टू पेयर्स ऑफ सेंट्रियोल्स। तो क्या होगा, जीवन में जो सेंट्रियोल है उनका क्या हुआ, डिसोरिएंटेशन हुआ, अभी वो एक साथ पड़े थे, अब वो थोड़ा थोड़ा दूर होने लग गए, डिसोरिएंट होने लग गए अपनी जगह से। फिर क्या होगा, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होगा, क्या होगा, देखो यहाँ पे दो थे, अब दो से यहाँ पे कितने हो गए, एक बड़ा एक छोटा, चार हो गए, उनका डुप्लीकेशन हुआ, कहाँ हुआ ये डुप्लीकेशन, एस फेज में डुप्लीकेशन हुआ, कहाँ हुआ डुप्लीकेशन, एस फेज में डुप्लीकेशन हुआ। फिर सेंट्रियोल का इलोंगेशन हुआ, किस में इलोंगेशन हुआ, G2 में इलोंगेशन हुआ, मैच्योरेशन हुआ, और सेंट्रोसोम्स दो अलग अलग पोल पे चले जाएंगे, राइट। ये जो डायग्राम है आप इसको ऐसे मान सकते हो कि ये ऐसा है, ठीक है, ये एक पोल है सेल का, ये बाहर सेल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो चुकी है, और क्या हो गया है, दो अलग अलग पोल्स पे सेंट्रियोल्स जा चुके हैं, ठीक है। द इलोंगेटेड क्रोमोसोम्स में शो ओवरलैपिंग, और जो लंबे लंबे क्रोमोसोम्स है वो एक दूसरे में इंटरट्वाइन दिख सकते हैं, लेकिन अब वो क्या करने वाले हैं, खुलने वाले हैं, उनके एंड्स विजिबल नहीं होते, इसलिए वो कैसे लगते हैं, एक ऊन की बॉल की तरह लगते हैं, ऊन की बॉल, ऊन की गेंद होती है ना जिसमें से मम्मी स्वेटर बनाती है, वैसा ही बॉल लगने लगता है। द क्रोमोसोम्स अपीयर लाइक अ बॉल ऑफ वूल एंड इज कॉल्ड स्पिरीम स्टेज या फिर स्पाइरीम स्टेज भी बोलते हैं। इन द बिगनिंग ऑफ द प्रोफेज, एनिमल सेल्स जो होते हैं, प्रोफेज के बिगनिंग में जो एनिमल सेल्स हैं उनमें दो सेंट्रोसोम्स या सेंट्रियोल के पेयर्स होते हैं जो कि पास पास चिपके हुए होते हैं। the two begin to shift towards the opposite pole, और जो मैंने अभी आपको बताया कि जो दो हैं दोनों शिफ्ट होने लगते हैं अलग अलग पोल्स पे, हुए थे ना शिफ्ट, यहाँ पे हमने क्या देखा था कि ये शिफ्ट हो गए हैं, राइट। नेक्स्ट, बोथ द सेंट्रियोल पेयर्स रेडिएट आउट फाइन माइक्रोट्यूब्यूलर फिब्रिल्स कॉल्ड एस्ट्रल रेज, क्या बोलते हैं उनको, एस्ट्रल रेज बोलते हैं। Each group of astral rays along with their centriole pair is known as an aster। अब क्या होता है, जब हमारा ये क्या है, सेल है, ठीक है, इसमें क्या हो गया है, सेल में से ये जो सेंट्रियोल के पेयर्स हैं, जो सेल में जो सेंट्रियोल के पेयर्स हैं वो ऑपोजिट पोल्स पे चले गए हैं, ये थोड़ा बड़ा बन गया दूसरा वाला, यहाँ पे इसको छोटा बनाते हैं, राइट। क्या हो गया, ये ऑपोजिट पेयर पे चला गया, ठीक है, ऑपोजिट पोल्स पे चला गया। अब ऑपोजिट पोल्स में से क्या होगा, इन ऑपोजिट पोल्स में से इनमें से क्या निकलेंगे, कुछ एस्ट्रल रेज निकलती हैं, क्या निकलती हैं, कुछ एस्ट्रल रेज निकलती हैं ऐसे, ठीक है, ये एस्ट्रल रेज ऐसे निकलती हैं, राइट। और ये कैसा लग रहा है, स्टार शेप लग रहा है, स्टार शेप लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो हमने एनिमल किंगडम में क्या पढ़ा था कि स्टार शेप को और क्या बोला जाता है, एस्टर से भी जाना जाता है, कैसे जाना जाता है, एस्टर से भी जाना जाता है। तो एक सेंट्रियोल का पेयर विद द एस्ट्रल रेज, ये क्या है, एस्ट्रल रेज है, क्या है ये, एस्ट्रल रेज है, राइट। इनको क्या बोला जाता है, कंप्लीट एक एस्ट्रल रेज और एक पेयर ऑफ सेंट्रियोल, एक पेयर ऑफ सेंट्रियोल, इनको मिला के क्या बोला जाता है, एस्टर बोला जाता है, राइट। क्या बोला जाता है, एस्टर बोला जाता है। एंड इन एन एस्टर द माइक्रोट्यूब्यूलर एस्ट्रल रेज आर नॉट कनेक्टेड टू सेंट्रियोल
बट टू पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट्स। अब देखो, मैंने इनको डायरेक्ट टच नहीं किया है, मैंने सेंट्रियोल से डायरेक्ट टच करके नहीं निकाले हैं एस्ट्रल रेज, जबकि मैंने क्या किया है, मैंने थोड़ा सा दूर बनाया है इसको। क्यों दूर बनाया है? क्योंकि ये सेंट्रियोल से कनेक्टेड नहीं है, ये पेरीसेंट्रियोलर, सेंट्रियोल के आसपास जो सैटेलाइट्स प्रेजेंट हैं, जो और दूसरे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, उनसे कनेक्टेड रहते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट्स भी बोला जाता है। अर्ली प्रोफेज में क्रोमोसोम्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर। मिडल प्रोफेज में दे शिफ्ट टुवर्ड्स द पेरिफेरी। अब क्या हुआ है, अभी तक न्यूक्लियोलर मेम्ब्रेन जनरेट नहीं हुई है, ठीक है, अभी भी उसके अंदर क्या चल रहा है, न्यूक्लियस के अंदर ही हलचल चल रही है। और जो अर्ली प्रोफेज में जो क्रोमोसोम्स हैं वो काफ़ी इक्वली डिवाइड हो गए हैं। अब हम बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स मिडल प्रोफेज, तो क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स हैं जो थिक हो चुके हैं, शॉर्ट हो चुके हैं, वो कॉर्नर पे बढ़ेंगे, पेरीफेरी पे बढ़ेंगे, बाउंड्रीज की तरफ बढ़ेंगे, और बीच में एक हैलो लाइक सिचुएशन बन जाएगी, मतलब एक खाली रीजन बन जाएगा, राइट। In middle prophase, the chromosome shift towards the periphery or nuclear envelope so as to leave a clear central area. Simultaneously ये गैप नहीं आएगा, यहाँ पे ये आएगा simultaneously, ठीक है, ऐसे, राइट। साइमल्टेनियसली साथ साथ जो क्रोमोसोम्स हैं वो छोटे होते जा रहे हैं, थिक होते जा रहे हैं, कंडेंस होते जा रहे हैं, और उनका एक कैरेक्टरिस्टिक शेप और साइज बन जाएगा। ऐसा भी हमने पढ़ा गया है लिटरेचर में कि जो क्रोमैटिन है वो 1/25 साइज में रिड्यूस हो जाता है, मतलब जो साइज है क्रोमोसोम्स का वो 1/25 तक रिड्यूस हो जाता है ऑफ देयर साइज इन अर्ली प्रोफेज, कंडेंस होते होते, right. Shortening of chromosomes is a must for their equitable distribution later during anaphase, and each chromosome appears to consist of 2 longitudinal threads called chromatid. अगर हम क्या बनाए, एक डायग्राम बनाए क्रोमोसोम का, तो एक क्रोमैटिड ये ऐसे जुड़ी हुई है और एक क्रोमैटिड ये ऐसी जुड़ी हुई है, राइट। और इनके ऊपर क्या लगे हुए हैं, यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, सेंट्रोमियर्स लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं, सेंट्रोमियर्स लगे हुए हैं। इनको आप क्या बोलोगे, सेंट्रोमियर्स, ठीक है, समझ आ गई। The two chromatids are also called sister chromatids and attached to each other by a narrow point called centromere. Nucleolus or nuclei are found attached to one or the more chromosomes. Nucleolus या फिर न्यूक्लियाई जो है, न्यूक्लियोलाई जो है वो अभी भी अटैच्ड है क्रोमोसोम से, ठीक है। However, they appear smaller as compared to those of interphase. In late प्रोफेज पतले पतले फाइबर्स निकलना चालू हो जाते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, राइट। क्या निकलना चालू हो जाते हैं, दिखना क्या चालू हो जाते हैं, पतले पतले फाइबर्स दिखना चालू हो जाते हैं। न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोलाई डीजेनरेट कंप्लीटली, जो न्यूक्लियोलर मेम्ब्रेन है, एनवलप है, अब वो कंप्लीटली गायब हो जाता है, ठीक है। क्यों फाइबर्स आ रहे धीरे धीरे, क्योंकि क्या बनने वाला है, स्पिंडल फाइबर अपैरेटस बनने वाला है। क्या बनने वाला है, स्पिंडल फाइबर का अपैरेटस बनने वाला है। बाय दिस टाइम द 2 एस्टर्स, ये क्या है, 2 एस्टर्स, एक ही शब्द है ये, कम टू लाई इन द एरिया ऑफ फ्यूचर स्पिंडल पोल्स। जो हमने देखा था, स्पिंडल पोल्स ऑर्गेनाइज हो जाते हैं विदाउट एस्टर्स इन प्लांट सेल्स। अब प्लांट सेल्स में तो क्या है, एस्टर्स नहीं होते हैं। जब आप प्लांट सेल्स का माइटोसिस का डायग्राम देखोगे तो आप देखोगे उनमें सेंट्रियोल्स नहीं बने हुए होंगे, सीधा कहीं हवा में से क्या निकले होंगे, स्पिंडल फाइबर निकले होंगे। इसलिए इसको और क्या बोला जाता है, एन एस्ट्रल डिवीजन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एन एस्ट्रल डिवीजन भी बोला जाता है। एंड द 2 स्पिंडल पोल्स बिगिन टू गेट कनेक्टेड बाय फाइन फाइबर्स। प्रोमेटाफेज या मेटा सेकेंड प्रोमेटाफेज। अब प्रोमेटाफेज क्या है, जो न्यूक्लियर एनवलप है वो डीजेनरेट हो गया है। डिफरेंशिएशन बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म डिसअपियर्स। अब अभी तक तो क्या होता था, अभी तक क्या होता था, ये सेल होता था, ये न्यूक्लियस होता था। न्यूक्लियस के अंदर क्या जो प्लाज्म है उसको बोल रहे हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और जो बाहर है उसको बोल रहे हैं साइटोप्लाज्म।
लेकिन जब प्रो मेटाफेज आ गया, जिसको हम फिफ्थ फेज भी कई बार बोलते हैं कुछ साइंटिस्ट, उसमें क्या हो गया, अब क्योंकि ये बड़ा हो गया न्यूक्लियस, तो प्रो मेटाफेज में न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में कोई भी डिफरेंस नहीं देखा जाता। क्यों नहीं देखा जाता? क्योंकि न्यूक्लियर एनवलप जो है वो क्या हो गई है, डीजेनरेट हो गई है, ठीक है, इसलिए कोई भी डिफरेंस नहीं देखा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं और स्पिंडल अपैरेटस ऑर्गेनाइज हो जाता है। हमने क्या बोला कि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं या जो एस्टर्स हैं वो अपनी जगह पे यहाँ पहुँच गए हैं। अगर मैं इनको दूसरे रंग से बनाती हूँ तो यहाँ पे क्या आ गए हैं, जो सेंट्रियोल्स के पेयर्स हैं वो फ्यूचर स्पिंडल पोल्स पे चले गए हैं। कहाँ चले गए हैं? फ्यूचर स्पिंडल पोल्स पे चले गए हैं। इट इज स्पिंडल शेप्ड, कलरलेस और एकरोमैटिक बाइपोलर फिब्रस बॉडी। स्पिंडल अपैरेटस कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस फाइन फाइबर्स, और हर फाइबर्स बने होते हैं, हर फाइबर बना होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स से। और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स किससे बने हुए होते हैं? जो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हम कह रहे हैं कि सेंट्रियोल से क्या निकल रहे हैं, एस्टर्स निकल रहे हैं, स्पिंडल फाइबर्स निकल रहे हैं। ये स्पिंडल फाइबर्स किसके बने हुए होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए होते हैं, जो कि इवेंचुअली किससे बना हुआ होता है? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के यूनिट से बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के यूनिट से बना हुआ होता है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? माइक्रोट्यूब्यूल बोला जाता है। राइट, समझ आ गई? अब स्पिंडल फाइबर्स कन्वर्ज टुवर्ड्स द टू एंड्स कॉल्ड पोल्स। हम हमेशा कैसे बनाते हैं सेल में? स्पिंडल क्यों बोल रहे हैं? स्पिंडल क्या चीज होती है? जो दोनों तरफ पे पॉइंट हो रही हो। तो यहाँ पे तो क्या है, ये सेंट्रियोल के पेयर्स हैं, यहाँ पे क्या है, सेंट्रियोल के पेयर्स हैं, राइट। और साथ ही में यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से ऐसे क्या आ रहे हैं, कुछ डिसकंटिन्यूस होते हैं, कुछ कंटिन्यूस होते हैं, राइट। ये क्या है? स्पिंडल फाइबर्स हैं। स्पिंडल फाइबर्स क्या करते हैं? कन्वर्ज करते हैं एक ऑन दी पोल्स पे कन्वर्ज कर जाते हैं, राइट। एनिमल सेल्स में पोल्स जो हैं वो एस्टर्स बनाते हैं, क्योंकि दो एस्टर्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? एम्फी एस्टर बोला जाता है। जबकि प्लांट्स में स्पिंडल ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एन एस्ट्रल, क्योंकि उनमें एस्टर्स नहीं होते हैं, राइट। एन एस्ट्रल स्पिंडल इज ऑल्सो कॉल्ड acentric, while amphiaster is called centric spindle. Spindle apparatus has maximum diameter. maximum diameter बताओ कहाँ होगा इसका? इसका maximum diameter कहाँ होगा? इक्वेटर पे होगा। सबसे मैक्सिमम डायमीटर कहाँ होगा? इक्वेटर पे होगा स्पिंडल फाइबर का, क्योंकि यहाँ से अगर ऊपर मूव करेंगे तो ये रिड्यूस होता जा रहा है। यहाँ से अगर हम ऊपर मूव करेंगे तो ये नीचे बी वाले से, इक्वेटर से क्या हो रहा है? ऊपर जाते वक्त रिड्यूस होता जा रहा है। यहाँ से हम इधर नीचे मूव करेंगे तो ये ऊपर वाले से रिड्यूस होता जा रहा है। तो सबसे मैक्सिमम डायमीटर स्पिंडल फाइबर का कहाँ मिलेगा आपको? इक्वेटर पे मिलेगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको इक्वेटर पे मैक्सिमम डायमीटर मिलेगा। द एरिया इज कॉल्ड इक्वेटर, जहाँ पे क्या होता है? मेटाफेज में क्रोमोसोम्स आके क्या बना लेते हैं? मेटाफेजिक प्लेट बना लेते हैं, ठीक है। फाइबर्स ऑफ द स्पिंडल विदाउट एसोसिएटेड क्रोमोसोम्स आर ऑफ टू टाइप्स, राइट। कंटिन्यूस फ्रॉम pole to pole, which run from pole to pole, and discontinuous, which radiate out from one pole to another but do not reach the other pole, right. Chemically, the spindle consists of 90 to 95% of proteins, tubulin, which is rich in sulfur containing amino acids with traces of actin and myosin, and 3.5 to 5% RNA and traces of lipids and other substances, right. तो इसमें से आपको क्या याद करना है कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, जो क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, वो किसके बने हुए हैं? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने हुए हैं। बस इतना सा आपको याद करना है, ठीक है। माइटोटिक डिवीजन, जिसमें कि न्यूक्लियर एनवेलप डीजेनरेट हो जाता है ड्यूरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पिंडल, इज कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस या यूमाइटोसिस, मतलब न्यूक्लियस के बाहर हो रहा है डिवीजन। जबकि कुछ
प्रोटिस्ट, फंजाई और एल्गी और न्यूक्लियर एनवेलप डीजेनरेट नहीं होता है। स्पिंडल इज फॉर्म्ड इनसाइड द न्यूक्लियस एंड माइटोसिस अकर्स इनसाइड द न्यूक्लियस। इसको क्या बोलते हैं? इंट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस बोलते हैं, या सेंट्रिक और एसेंट्रिक भी हो सकता है। ठीक है, विद द सेंट्रिक मतलब या तो स्पिंडल बने या नहीं बने। ठीक है, सेंट्रिक में होगा मतलब स्पिंडल्स बनेंगे, एसेंट्रिक होगा कि मतलब स्पिंडल्स नहीं बनेंगे, राइट। With the dissolution of nuclear envelope, the central part of the cell comes to have a clear fluid area. Chromosomes move freely in this area, right? तो अब क्या आएगा? प्रोफेज के बाद में आएगा मेटाफेज। ठीक है, तो मेटाफेज के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि जो डिसकंटिन्यूअस फाइबर्स हैं coming from two spindle poles get connected to two centromere surfaces or kinetochores of each chromosome by means of corona having molecular motors। अब क्या हो रहा है? कंडेंसेशन हो गया क्रोमोसोम्स का, शॉर्टनिंग हो गई। किसमें हुआ ये सब? प्रोफेज में हुआ। न्यूक्लियोलर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियोलर एनवलप डिसअपियर हो गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसअपियर हो गया। ठीक है, सेंट्रियोल्स अपने अपने पोल्स पे आ गए। चलिए वो डायग्राम बनाते हैं सेल का। ठीक है, अब यहाँ पे सेल को हम बना लेते हैं येलो कलर से। तो ये है हमारा क्या? सेल है। ये क्या है? हमारा सेल है। सेल में सेंट्रियोल बनाते हैं। ये क्या है? सेंट्रियोल है। ये कलर शायद दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे इस कलर से ज़रा बनाते हैं। ये है सेंट्रियोल एक तरफ और ये है सेंट्रियोल यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होगा? बीच में जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम को हम वाइट कलर से बना लेते हैं। क्रोमोसोम यहाँ पे कुछ ऐसे अपने सेंट्रोमियर के साथ में आके लेटे हुए हैं। ये कौन सी प्लेट है? मेटाफेजिक प्लेट है। कौन सी प्लेट है? मेटाफेजिक प्लेट है। और ये क्या है? बीच में सबका सेंट्रोमियर है। ठीक है, मेटाफेजिक प्लेट को हम ऑरेंज कलर से बना लेते हैं। ये क्या है? जिसपे सेंट्रोमियर्स है, मेटाफेजिक प्लेट है। ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं हम? मेटाफेजिक प्लेट। ठीक है, समझ आ गई इतनी सी बात। अब यहाँ से सेंट्रोमियर से क्या आ रहे होंगे? सेंट्रियोल से क्या आ रहे होंगे हमारे पास में? सेंट्रियोल से हमारे पास में आ रहे होंगे ये ऐसे स्पिंडल फाइबर्स। तो एक क्रोमोसोम दोनों तरफ के स्पिंडल फाइबर्स से कनेक्टेड होएगा। ठीक है, अब हमने बात करी काइनेटोकोर की, तो यहाँ पे क्या हम एक स्लाइड ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या है? एक क्रोमोसोम का हम डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे ये है एक क्रोमोसोम, ठीक है, और ये एक और क्रोमोसोम है और ये उसकी दो क्रोमैटिड्स हैं, राइट। अब इनके यहाँ पे क्या है? एक सेंट्रोमियर है। क्या है ये? सेंट्रोमियर है। अब ये कह रहे हैं कि सेंट्रियोल से जब स्पिंडल फाइबर आएगा तो स्पिंडल फाइबर जिस जगह पर आकर सेंट्रोमियर को टच करेगा, नीचे से भी आएगा स्पिंडल फाइबर, यहाँ पे क्या होगा? सेंट्रियोल होगा सेल का, यहाँ पे भी क्या होगा? सेंट्रियोल होगा सेल का। जिस जगह पे ये स्पिंडल फाइबर आकर टच करेगा क्रोमोसोम को, उस सेंट्रोमियर पे, ठीक है, सेंट्रोमियर पे स्पिंडल फाइबर आके जहाँ कनेक्ट होता है उस जगह को हम क्या कहते हैं? काइनेटोकोर कहते हैं। क्या कहते हैं? काइनेटोकोर कहते हैं। और इस काइनेटोकोर के ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कम से कम 3 से 4 बार क्वेश्चन आया है कि स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम से कहाँ कनेक्टेड होते हैं? कहाँ कनेक्टेड होते हैं? काइनेटोकोर पे कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब ये डायग्राम और मैंने इसलिए बनाया है ताकि आप देख सको कि ये किस पे है सेंट्रोमियर, किस पे है सेंट्रोमियर? सेल की मेटाफेजिक प्लेट, एमपी मतलब मेटाफेजिक प्लेट पे लाई कर रहा है। क्या कर रहा है? लाई कर रहा है। ठीक है, समझ आ गई इतनी सी बात। सो वो जो दो सरफेसेस हैं जो ये मैंने आपको दिखाए, ये दो सरफेसेस, ये जहाँ से स्पिंडल फाइबर टच कर रहा है, नीचे वाला ये कर रहा है, इसको, इस सरफेस को क्या बोलेंगे? काइनेटोकोर बोलेंगे। सो इनको क्या बोला गया है? काइनेटोकोर
बोला गया है। और ये किससे जुड़े हुए हैं? काइनेटोकोर के फाइबर्स से या क्रोमोसोम फाइबर्स से जुड़े हुए हैं। हर क्रोमोसोम अटैच्ड होता है बोथ स्पिंडल से, दोनों स्पिंडल से अटैच है ना एक क्रोमोसोम। ये एक क्रोमोसोम है, ये ऊपर वाले स्पिंडल से भी अटैच्ड है और नीचे वाले स्पिंडल से भी अटैच्ड होगा, राइट। वन फॉर ईच क्रोमैटिड, राइट। क्रोमोसोम फाइबर्स नाउ टाइटन, अब क्या होएगा? क्रोमोसोम फाइबर दोनों तरफ से टाइट होने लगेंगे एंड दे ब्रिंग क्रोमोसोम ऑन द इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल। और क्रोमोसोम्स कहाँ आ जाएंगे? मेटाफेजिक प्लेट पे आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे? मेटाफेजिक प्लेट पे आ जाएंगे। चलिए यहाँ पे एक स्लाइड और लेते हैं हम, और हम सेल का डायग्राम बनाते हैं प्रोफेज वाला, ठीक है। तो ये क्या है? सेल है, ये सेल है, ठीक है। इसमें क्या बन गया? इसमें ये स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे अब, ठीक है। कुछ स्पिंडल फाइबर्स में क्रोमोसोम्स लगे होंगे और कुछ में नहीं लगे होंगे। जिनमें लगे होंगे उनको बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस फाइबर्स, और जिनमें नहीं लगे होंगे उनको बोलेंगे कंटिन्यूअस फाइबर्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बनाया कि एक क्रोमोसोम यहाँ ऐसे लटका हुआ है, एक यहाँ पे अटैच्ड है, ठीक है, एक यहाँ अटैच्ड है, ऐसे अटैच्ड है, मान लीजिए 3 अटैच्ड है, ठीक है। अब ये कौन सी स्टेज है? हमारी प्रोफेज की स्टेज है। कौन सी स्टेज है? प्रोफेज की स्टेज है। अब प्रोफेज की स्टेज से मेटाफेज की स्टेज में आने के लिए यहाँ पे क्या है? एक सेल की हाइपोथेटिकल इमेजिनरी इक्वेटर है, ये है इक्वेटर। ये क्या है? एमपी है, मेटाफेजिक प्लेट है, ठीक है। अब ये प्रोफेज से जब मेटाफेज में आएगा सेल, ठीक है, मेटाफेज में आया सेल, यहाँ पे अगर हम सेल का डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर हमने क्या बनाया? सेल का डायग्राम बनाया, तो ये सेल का डायग्राम ऐसे बनाया, ठीक है। अब सेल के डायग्राम में हम क्या बनाएंगे? मेटाफेजिक प्लेट बनाएंगे, ठीक है। मेटाफेजिक प्लेट के साथ में सेंट्रियोल्स बनाएंगे, यहाँ पे एक इस तरफ एक इस तरफ, स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे, स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे, स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे, स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अब क्या हो रहा है? कुछ तो कंटिन्यूस है जिनमें कोई भी क्रोमोसोम नहीं लगा हुआ है, ठीक है। अब बारी आती है क्रोमोसोम की, तो ये क्या होएगा? खींचातानी चालू होएगी क्रोमोसोम के फाइबर्स में, ताकि इसको नीचे लाया जा सके, इस क्रोमोसोम को यहाँ लाया जा सके और इस क्रोमोसोम को नीचे लाया जा सके। तीनों चारों क्रोमोसोम्स को, या जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, उनको सब पे जब मेटाफेज पे लाया जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है कॉन्ग्रेशन। क्या बोला जाता है? कॉन्ग्रेशन बोला जाता है। तो यहाँ पे भी आएगा एक क्रोमोसोम, 3 क्रोमोसोम्स बनाए हैं, इधर आएगा एक क्रोमोसोम और एक क्रोमोसोम यहाँ पर आएगा। तो तीनों क्रोमोसोम कहाँ आ जाएंगे? मेटाफेजिक प्लेट पे आ जाएंगे। इतनी बात समझ आ गई? ये कौन सा फेज है? मेटाफेज है। कौन सा फेज है? मेटाफेज है। इतनी बात समझ आई? चलो वापस चलते हैं। सो दिस ब्रिंग्स द क्रोमोसोम ऑन द इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल। फिनोमिनन ऑफ ब्रिंगिंग, ये ब्रिंगिंग एक साथ होगा, द क्रोमोसोम्स on the equator of the spindle is called congregation. On the equator of the small chromosomes, अब ये क्या हो रहा है? जब ये मेटाफेजिक प्लेट आ गई, जब आप इस सेल को यहाँ से काटोगे और इसको ऊपर से देखोगे तो आपको ये सेल कैसा दिखेगा? देखो, ये सेल को हमने कौन से कलर से बनाया था? सेल को हमने कौन से कलर से बनाया था भाई? येलो कलर से बनाया था। तो येलो की बाउंड्री बनाते हैं। ऊपर से हमने सेल को जब काटा तो हमारे को सेल देखो कुछ ऐसा दिखेगा। वाइट क्रोमोसोम्स है। तो अब जो क्रोमोसोम्स बड़े हैं बच्चे, जो क्रोमोसोम्स बड़े हैं, द बिग क्रोमोसोम्स लाई एट द आउटर बाउंड्रीज और द आउटर पेरिफेरी। सेल की जो बाहर की जो पेरिफेरी होती है वहां पे बड़े क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट। जबकि अंदर इंटीरियर में कौन से होते हैं? छोटे वाले क्रोमोसोम्स होते हैं। अंदर की तरफ कौन से होते हैं? छोटे वाले क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है।
और अंदर की तरफ और छोटे वाले क्रोमोसोम्स होंगे। तो जैसे जैसे हम सेल के सेंटर में जाएंगे, सेंटर में हमें क्या मिलेंगे, छोटे वाले क्रोमोसोम्स मिलेंगे। एक स्पिंडल अपैरेटस यहाँ पे हो, स्पिंडल फाइबर यहाँ, सेंट्रियोल यहाँ होगा, दूसरा सेंट्रियोल उस तरफ होगा पीछे, और यहाँ से ऐसे जा रहे होंगे स्पिंडल फाइबर्स। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बाहर की पेरिफेरी पे बड़े क्रोमोसोम्स, अंदर की पेरिफेरी पे छोटे, और अंदर और भी छोटे क्रोमोसोम्स। ठीक है, समझ आए? सो ऑन द इक्वेटर द स्मॉल क्रोमोसोम्स come to lie towards the interior while the larger ones are arranged toward the periphery. larger ones कहाँ है? पेरीफेरी पे है सेल की। Centromeres of all the chromosomes lie on the equator while the limbs are, यहाँ पे full stop नहीं आएगा, limbs are placed variously according to their size and spatial arrangement. limbs कहीं भी अगर उड़ रही होंगी जगह के हिसाब से वो अपने आप को फिक्स कर लेंगी, एडजस्ट कर लेंगी, लेकिन जो सेंट्रोमियर है क्रोमोसोम का वो मेटाफेजिक प्लेट पर ही होगा। सेंट्रोमियर सारे क्रोमोसोम्स के एक प्लेट बना लेते हैं जिसको बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट, राइट। अब मेटाफेज जो होता है वो बहुत ही बढ़िया टाइम होता है क्रोमोसोम्स को काउंट करने का। क्या करने का? क्रोमोसोम्स को काउंट करने का और उनकी मॉर्फोलॉजी, क्या वो कैसे दिख रहे हैं, दो क्रोमैटिड्स कितने क्लियरली आपको दिख रहे हैं, ये देखने के लिए सबसे बेस्ट फेज कौन सा है? मेटाफेज है। इस पॉइंट पे भी क्वेश्चन बनता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप ये भूलेंगे नहीं कि मेटाफेज इज द बेस्ट टाइम टू काउंट द नंबर एंड स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम्स। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं कहाँ पे? एनाफेज पे आ जाते हैं। अब भैया सारे क्रोमोसोम्स तो कहाँ आ गए? मेटाफेजिक प्लेट पे आ गए। अब क्या करना है? क्रोमोसोम्स को सेग्रीगेट करना है, तो क्रोमैटिड्स सेग्रीगेट होंगे। आपने देखा होगा कि जो दो क्रोमैटिड्स हैं वो सेंट्रोमियर से बीच में जुड़ी हुई हैं। क्या है? सेंट्रोमियर से बीच में जुड़ी हुई है। तो जब किसी भी क्रोमोसोम को हमें तोड़ना होगा, ये अगर सेंट्रोमियर है, ये क्रोमैटिड है और ये दूसरी क्रोमैटिड है, जब भी ये क्रोमोसोम सेग्रीगेट होएगा या क्रोमैटिड्स अलग होंगी, तो ये जो सेंट्रोमियर है बीच का, ये क्या होएगा? टूटेगा, हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट होएगा। हाफ ऊपर वाली क्रोमैटिड के पास जाएगा और हाफ नीचे वाली क्रोमैटिड के पास जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आए? तो एक बार ये डायग्राम देख लो कि स्पिंडल फाइबर अपैरेटस कैसे बनता है और उसमें क्रोमोसोम्स कैसे अटैच्ड होते हैं। तो यहाँ पे क्या है? सेंट्रियोल के दो पेयर्स दिख रहे हैं, यहाँ पे भी सेंट्रियोल के पेयर, यहाँ पे भी सेंट्रियोल के पेयर। उनके चारों तरफ क्या है? एस्ट्रल रेज है। ये क्या है? एस्ट्रल रेज है। एक सेंट्रियोल का पेयर और एस्ट्रल रेज को मिलाकर क्या बोलते हैं? एस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ASTER, एस्टर। अब इन एस्टर से क्या निकलते हैं? क्रोमोसोम फाइबर्स निकल रहे हैं। क्या लिखा है? क्रोमोसोमल फाइबर। ठीक है, इन क्रोमोसोमल फाइबर से कौन जुड़े होते हैं? क्रोमोसोम्स जुड़े होते हैं। उनके सरफेस पे सेंट्रोमियर पे क्या होता है? काइनेटोकोर होता है। उससे कौन जुड़ा हुआ होता है? क्रोमोसोमल फाइबर्स क्रोमोसोम से जुड़े हुए होते हैं। समझ आ गई इतनी सी बात? ये क्रोमोसोम के आपको क्रोमैटिड के आर्म्स दिख रहे हैं। अब जो फाइबर दो क्रोमैटिड के बीच में होता है उसको बोलते हैं हम इंटरजोनल फाइबर। कंटिन्यूस फाइबर वो होते हैं जिसपे कोई भी क्रोमोसोम जुड़ा हुआ नहीं है, अटैच नहीं है, और डिसकंटिन्यूस फाइबर वो होते हैं जिसपे क्रोमोसोम्स लगे हुए हैं या फिर क्या है, जो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं बन पाए हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? तो जो डिसकंटिन्यूस फाइबर्स होते हैं वो होते हैं जिन पे क्रोमोसोम्स जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब एनाफेज पे जब हम आ गए हैं तो एनाफेज में दो स्टेजेस हैं, सब स्टेजेस हैं A एंड B। तो एनाफेज A की जब हम बात करते हैं तो जो सेंट्रोमियर है हर क्रोमोसोम का,
वो डिवाइड करता है इनटू 2, आधा आधा हो जाता है, ताकि हर क्रोमैटिड के पास में अपना अपना सेंट्रोमियर होएगा। क्रोमैटिड्स अलग अलग होने लग जाते हैं, रिपेल करते हैं और एक दूसरे से दूर भागकर अलग होते हैं। अब क्या होता है, दूर भागकर अलग हो रहे हैं, ठीक है। डॉटर और न्यू क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स द पोल ऑफ स्पिंडल अलोंग द पाथ ऑफ क्रोमोसोम फाइबर। They may remain connected to each other by interzonal fibers। देखा आपने यहाँ पे कि दो क्रोमैटिड जो अलग हुए हैं वो इंटरजोनल फाइबर से अभी अभी कनेक्टेड हैं। कैसे हैं, कनेक्टेड रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये साइमल्टेनियसली है, राइट। और स्पिंडल फिर भी बड़ा होता जा रहा है और क्रोमैटिड्स अपने अपने पोल पे जाते जा रहे हैं। एनाफेजिक मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, the centromeres lead the path while the limbs trail behind। जब भी स्पिंडल से क्रोमैटिड को खींचा जाता है तो जो ये सेंट्रोमियर है वो आगे रहेगा और जो लिम्स हैं वो पीछे की तरफ रहेंगी। चाहे आप नीचे वाले सेंट्रियोल से देख लें, यहाँ से भी अगर स्पिंडल फाइबर जा रहा है तो आगे होगा सेंट्रोमियर और पीछे होंगे लिम्स या आर्म्स। As a result, anaphasic chromosomes appear as V, L, J and I shaped। अब क्या है, अगर हम यहाँ पे एक नई स्लाइड ले तो यहाँ पे क्या होता है, जब क्रोमोसोम्स को खींचा जाता है तो अलग अलग शेप बनती है। ये कौन सी शेप हो गई, V शेप हो गई। या फिर अगर हम इसको सीधा देखें, अगर हम इसको सीधा देखते हैं, ऊपर जाते हुए देखते हैं, ठीक है, या नीचे जाते हुए देखने में ही आपको ये V शेप लगेगा, राइट। तो ये क्या हुआ, ये नीचे की तरफ खींच रहा है तो इसके आर्म्स कहाँ जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो ये क्या शेप हो गया, वी शेप हो गया। वी शेप्ड का क्रोमैटिड हो गया या क्रोमोसोम हो गया। अब एक बनता है एल शेप का। एल शेप का कब बनता है, जब सेंट्रोमियर बीच से थोड़ा ऊपर की तरफ होता है, मतलब ये हो गया ऐसे, ये बड़ा वाला आर्म और ये छोटा आर्म, राइट। तो ये क्या हो गया, ये थे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। क्या था ये, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ये है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अब आएगा जिसमें बहुत ही थोड़ा सा ही क्रोमैटिड दूसरी तरफ निकलेगा, आर्म छोटा सा, इसको बोला जाता है जे शेप्ड क्रोमोसोम। याद रखना है तो मैं इसको जे शेप में बना देती हूँ आपके लिए, राइट। तो कैसे बनेगा, ये तो ऊपर बड़ा वाला आर्म हो गया, यहाँ पे इसका सेंट्रोमियर हो गया और ये छोटा सा हो गया, तो ये कैसा हो गया आर्म, जे शेप्ड हो गया, राइट, ठीक है। अब दूसरा क्या है, जिसके टीलोमियर पे ही सेंट्रोमियर लगा हुआ हो, ये कैसा है, आई शेप्ड। ये कैसा है, आई शेप्ड। जे शेप्ड को बोलेंगे हम एक्रोसेंट्रिक। क्या बोलेंगे, एक्रोसेंट्रिक। आई शेप्ड को हम बोलेंगे टीलोसेंट्रिक, ठीक है। तो ये चार शेप्स आपको एनाफेज में दिखाई देती हैं। तो शेप्स के लिए एनाफेज को भी पढ़ा जाता है, लेकिन अगर आपको नंबर कैलकुलेट करना है तो आप मेटाफेज पढ़ोगे, ठीक है, मेटाफेज स्टडी करोगे। The shapes are formed respectively metacentric, V-shaped, submetacentric, L-shaped, acrocentric, J-shaped and telocentric, I-shaped, ठीक है। ये shapes हो गए। Anaphase B में at the end of the anaphase two groups of chromosomes are formed। एक ऊपर वाले पोल की तरफ हो जाएगा, एक नीचे वाले पोल की तरफ हो जाएगा, right। At each pole of the spindle, one at each pole of the spindle। स्पिंडल बड़ा होता जाता है, most spindle fibers disappear from near the poles but remain intact near the middle। poles की तरफ से तो फाइबर डिसअपियर होने लग जाते हैं, सेंटर में रह जाते हैं। number and type of chromosomes at each pole is same as present in the parent nucleus। अब पेरेंट न्यूक्लियस में अगर 46 क्रोमोसोम्स थे तो 46 क्रोमोसोम्स का क्या हुआ, मान लीजिए हमने एक क्रोमोसोम के स्टार्ट किया, फिर एक क्रोमोसोम ने डुप्लीकेशन किया। अब जब ये अलग होएगा तो ये मेटाफेज पे ऐसे लेटेगा,
अब यहाँ पे स्पिंडल एक इस पोल पे होएगा और दूसरा इस पोल पे होएगा, तो देखो दोनों पोल्स पे सिंगल सिंगल क्रोमैटिड हो गए। ये कौन था? पेरेंट था। और ये कौन है? दोनों डॉटर सेल्स बनने वाली हैं, फ्यूचर डॉटर सेल्स हैं। क्या कॉजेज होते हैं एनाफेजिक मूवमेंट के? जब क्रोमैटिड्स या क्रोमोसोम्स अपने अपने पोल की तरफ जाते हैं तो वो क्यों जाते हैं? पहला तो ये हो सकता है कि जिन क्रोमोसोमल फाइबर्स से या स्पिंडल फाइबर्स से जुड़े हैं वही स्पिंडल फाइबर्स धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? शॉर्टन हो रहे हैं या डिसॉल्व हो रहे हैं। स्पिंडल फाइबर्स बने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल से। किससे बने होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल से, मतलब ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। तो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन ही क्या होने लग रहा है? डिसॉल्व होने लग रहा है। या तो ये रीजन होगा। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि क्रोमोसोम खुद फिसलता हुआ क्रोमोसोम फाइबर से स्पिंडल की पोल की तरफ चला जाए। ठीक है, दूसरा रीजन ये हो सकता है। The spindle fiber is also formed of microtubules and the chromosome may glide over the spindle fibers. किससे ग्लाइड करेंगे? या तो मॉलिक्यूलर मोटर से या फिर फोर्स डेवलप जो हो रहा है पोल्स के ऊपर उससे। एनाफेजिक मूवमेंट और किससे हो सकता है? जो क्रोमोसोम्स हैं उन फाइबर्स हैं, क्रोमोसोम फाइबर्स के कॉन्ट्रैक्शन से भी हो सकता है। या फिर जो दो क्रोमैटिड्स, ये जो दो क्रोमैटिड्स थे ये एक दूसरे से किससे कनेक्टेड थे? इंटरजोनल फाइबर से। इस इंटरजोनल फाइबर के बड़े होने से भी क्रोमोसोम का मूवमेंट हो सकता है टुवर्ड्स द पोल, राइट। फॉर्मेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ इंटरजोनल फाइबर्स या फिर डिसोल्यूशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ क्रोमोसोम फाइबर्स at the ends assisted by molecular motors। ठीक है, अब हम कौन से, अब जब ये पहुंच ही गए एक दूसरे के पोल्स पे, ठीक है, तो अब हम कौन से फेज पे आएंगे? टीलोफेज पे, राइट। अब लास्ट फेज है हमारा टीलोफेज। इसको मैं बोलती हूँ कि भाई इसने नकल तो करी है प्रोफेज की, लेकिन बिल्कुल उल्टी करी है। प्रोफेज में क्या बना? प्रोफेज में हमारी थिकनिंग हुई, कंडेंसेशन हुआ, न्यूक्लियस क्या बनने लग गया? बड़ा होने लग गया, और न्यूक्लियर लोलर एनवलप डिसइंटीग्रेट हो गया, डीजेनरेट हो गया। ठीक है, और कंडेंसेशंस आ गए तो कंडेंसेशन होने लग गया। ठीक है, थिकनिंग होने लग गई। लेकिन टीलोफेज में बिल्कुल उल्टा होता है प्रोफेज का। इस फेज में क्या होता है? जो साइटोप्लाज्मिक विस्कोसिटी जो बड़ी थी, जो गाढ़ापन आया था, वो कम हो जाएगा और विस्कोसिटी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। क्रोमोसोम्स जो है वो वापस से अपने आप को रीऑर्गेनाइज करेंगे, न्यूक्लियस बनाएंगे। ठीक है, अब क्या है? अभी तक तो सेल है ऐसा, अभी तक तो क्या है? सेल है ऐसा, राइट। अब यहाँ पे क्या होने लगा? यहाँ पे एक ग्रुप बन गया और यहाँ पे भी एक ग्रुप बन गया। ठीक है, अभी ये ग्रुप बना नहीं है, मैंने सिर्फ आपको दिखाया है कि ऐसा कुछ ग्रुप बन रहा है। ठीक है, ऐसे करते थे, और आप मान लीजिए कि यहाँ पे ये कुछ ऐसी न्यूक्लियर एनवलप बनने लग गई है। जो डिसइंटीग्रेट हुई थी या डीजेनरेट हुई थी वो कुछ आधी आधी बनने लग गई है। वापस से यहाँ पे क्रोमैटिन मटेरियल वापस से क्या हो गया है? इनडिस्टिंक्ट होने लग गया है। वापस से उसने अपने आप को क्रोमैटिन मटेरियल की तरह क्या कर लिया है? रीऑर्गेनाइज कर लिया है। क्रोमोसोम्स फिर से इलोंगेट और ओवरलैप फॉर्म में आ गए एक दूसरे के साथ में। अगर हम इसको ऐसे स्पाइरीम स्टेज ना बनाएं तो हम इसको क्या बोलेंगे कि जो क्रोमोसोम्स हैं उन्होंने क्या कर लिया है? अपने आप को वापस से इलोंगेटेड फॉर्म में वो ले आए हैं। अगर इसको थोड़ा और क्लियर बनाएं तो हम इसको कैसे बना सकते हैं? कुछ ऐसे बना सकते हैं कि क्रोमैटिन अपने आप को वापस ऐसे फॉर्म में ले आया। ठीक है, पहले तो वो अरेंज हो गया था ना, राइट। एंड क्रोमोसोम्स इलोंगेट ओवरलैप ओवर वन अनदर टू फॉर्म क्रोमैटिन। ये क्या बन गया है? क्रोमैटिन बन गया है, राइट। Nucleolar organizer regions of satellite chromosomes produce nucleoli which may or may not fuse. Nucleoplasm collects in the area of chromatin. अब यहाँ पे क्या है? ये न्यूक्लियस बनेगा ना, न्यूक्लियस के अंदर क्या होना चाहिए? न्यूक्लियोप्लाज्म होना चाहिए। तो यहाँ पे विस्कोसिटी आ जाएगी और न्यूक्लियोप्लाज्म बनने लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है,
वहाँ पे क्या होने लगा था, न्यूक्लियोप्लाज्मा और साइटोप्लाज्मा के बीच में डिफरेंस खत्म हो गया था। यहाँ पे फिर से डिस्टिंक्ट न्यूक्लियोलाई बनने लगेगा। अ न्यूक्लियर एनवेलप अपीयर्स ऑन इट्स आउटसाइड फ्रॉम आइदर पीसेस ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप, या तो पुराने जो पीसेस पड़े हैं न्यूक्लियर एनवेलप के टूटने के, या तो उससे बनेगा, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मदद करेगा नया न्यूक्लियर एनवेलप बनाने में, राइट। इन दिस वे दो डॉटर न्यूक्लियाई बन गए एट बोथ द पोल्स। टीलोफेज में जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोबारा बन जाता है। एनिमल सेल्स में एस्ट्रल रेस क्या हो जाती हैं, विड्रॉन हो जाती हैं, वापस ले ली जाती हैं, राइट, डिसॉल्व हो जाती है। रेस्ट ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स परसिस्ट ड्यूरिंग द सेल प्लेट method of cytokinesis but disappear where cytokinesis takes place by cleavage और constriction। constriction मतलब जो बीच में से ऐसे कट के जो होता है कि दो अलग पिंच ऑफ हो गए डॉटर न्यूक्लियाई, उनमें स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हो जाता है। साइटोकाइनेसिस की बात करें मतलब अब सेल डिवाइड होएगा। सेल डिवाइड होएगा तो डिवीजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ सेल इनटू 2 डॉटर सेल्स आफ्टर कैरियोकाइनेसिस सो दैट ईच डॉटर सेल कम्स टू हैव इट्स ओन न्यूक्लियस। Cell organelles, mitochondria, plastid, Golgi bodies, lysosomes, endoplasmic reticulum are also distributed. Mitochondria और plastids undergo division by cleavage या फिर fission. Details of replication दूसरे organelles का हमारे को नहीं पता है। Cytokinesis के टाइम में cytokinesis does not follow karyokinesis, ठीक है। कई बार क्या होता है, अगर कैरियोकाइनेसिस हो गया, मान लो क्या है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस हो गया, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, उससे क्या होगा, मल्टी न्यूक्लिएट एक ही सेल में, मान लीजिए क्या है, यहाँ पे एक ये न्यूक्लियस बन गया, ये भी बन गया, फिर इनमें फर्दर डिवीजन हो गया, सेल डिवाइड नहीं हुआ, इसने भी दो दो बना लिए, इसने भी क्या क्या कर लिए, दो दो बना लिए, तो ये क्या कंडीशन हो गई, ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हो गई, या फिर इसको और क्या बोल सकते हैं, सिंथेशियल कंडीशन भी बोल सकते हैं। साइटोकाइनेसिस स्टार्ट्स टुवर्ड्स द मिडल ऑफ द एनाफेज एंड कंप्लीटेड बाय टीलोफेज। साइटोकाइनेसिस डिफरेंट इन एनिमल एंड प्लांट सेल्स, दोनों में अलग अलग होता है, राइट, प्लांट में और एनिमल में। एनिमल साइटोकाइनेसिस की हम बात करें तो एनिमल में तो क्या होगा, सेंट्रिपिटली, मतलब एनिमल में अगर आप साइटोकाइनेसिस देखोगे तो सेंट्रिपिटल डिवीजन होएगा, क्या होएगा, सेंट्रिपिटल, अंदर की तरफ ऐसे कॉन्स्ट्रिक्शन होएगा और दो अलग डॉटर सेल्स बन जाएंगी, राइट। जबकि अगर आप प्लांट सेल में बात करेंगे तो प्लांट सेल में मान लीजिए डिवीजन हो गया, ये ऐसे दो न्यूक्लियस बन गए, सेंट्रीफ्यूगली क्या बनेगी, एक सेल प्लेट बनेगी, यहाँ पे कुछ एक सेल प्लेट बन जाएगी, ठीक है। ये कैसा होगा, प्लांट सेल में होगा, ये कैसा होगा, एनिमल सेल में होगा, ठीक है। अब सेंट्रल इक्वेटोरियल पार्ट ऑफ स्पिंडल गेट्स चेंज्ड इनटू डेंस फाइबर्स एंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स, जिसको मिड बॉडी बोलते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स कलेक्ट इन द मिडल रीजन ऑफ द सेल बिलो द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बीच बाहर, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन जो है इसके चारों तरफ, यहाँ इस जगह पे ये इकट्ठा हो जाती है। मान लीजिए अभी क्या है, कॉन्स्ट्रिक्शन चालू नहीं हुआ है, कॉन्स्ट्रिक्शन चालू नहीं हुआ है और सेल अंदर डिवाइड कर चुका है, ठीक है। तो अब ये कॉन्स्ट्रिक्शन चालू करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर के रिमेन्स है, जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं, वो कलेक्ट हो जाते हैं मिडल रीजन ऑफ द सेल बिलो द सेल प्लेट, यहाँ पे, ठीक है। ये पूरा सेल है, सेल मेम्ब्रेन के नीचे यहाँ पे ऐसे जमा हो जाते हैं। दे इंड्यूस सेल मेम्ब्रेन टू इन्वेजिनेट। अब ये क्या करते हैं, ये ऐसा इनको सिग्नल देते हैं कि सेल जो मेम्ब्रेन है वो ऐसे अंदर अंदर ऐसे इन्वेजिनेट होती जाती है, ऐसे अंदर ऐसे कॉन्स्ट्रिक्शन होता जाता है यहाँ से, ठीक है। The furrow deepens centripetally and cleaves the cell into 2 daughter cells, each having a daughter nucleus. This method is known as cleavage और cytokinesis. Cleavage cytokinesis बोला जाता है, ठीक है। प्लांट साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, प्लांट साइटोकाइनेसिस में दो मेथड हो सकते हैं, या तो क्लीवेज जो हमने देखा, या फिर सेल प्लेट फॉर्मेशन, जो मैं आपको बता रही थी कि सेल प्लेट फॉर्मेशन में क्या होगा, सेल प्लेट फॉर्मेशन में एक कॉमन मेथड है जो प्लांट सेल्स में होता है। स्पिंडल जो होता है वो रहता है, डिसॉल्व नहीं होता है कुछ टाइम के लिए, और उसको हम फ्रैग्मोप्लास्ट बोलते हैं। छोटे छोटे वेसिकल्स आ जाते हैं
जिसको गोल्जी अपैरेटस ने प्रोड्यूस किया होता है, एंड आके वो कहाँ जम जाते हैं, इक्वेटर पे जम जाते हैं, राइट। The membrane of the vesicles fuse to form two sheets which enclose a matrix or film. Soon the film becomes solidified to form a cell plate or middle lamina. It grows centrifugally and comes in contact with lateral walls of the parent cell. ठीक है। Now अभी हम डायग्राम देख लेते हैं एक बार कि प्लांट सेल में कैसे डिविजन होता है। ये इंटरफेज है, राइट, जिसमें हमारा क्या है, G1, S एंड G2। अर्ली प्रोफेज में कंडेंसेशन चालू हुआ, ठीक है। मिडिल प्रोफेज में ये अलग हो गए, क्रोमोसोम्स थिकन हो गए, राइट। थिकन होने के बाद इनमें क्या हुआ, लेट प्रोफेज में यहाँ पे क्या मिसिंग है, यहाँ पे सेंट्रियोल्स या सेंट्रोजोम्स मिसिंग है। देखो स्पिंडल फाइबर्स आ रहे हैं लेकिन पोल्स नहीं है, यहाँ पे पोल्स हैं लेकिन क्या नहीं है, सेंट्रियोल्स नहीं है। उसके बाद में जो स्पिंडल फाइबर्स हैं उनसे कनेक्ट होके ये अरेंज हो गए कहाँ पे, मेटाफेज में, मेटाफेजिक प्लेट पे अरेंज हो गए क्रोमोसोम्स। अर्ली एनाफेज में ये मूव करने लगे अपने अपने पोल्स की तरफ और इसको बोल दिया मिडिल एनाफेज। लेट एनाफेज में ये इन्होंने दो हिस्से बना लिए पूरे, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा यहाँ पे। अर्ली टीलोफेज में ये दोनों तरफ पहुँच गए, दो अलग ग्रुप्स बन गए, ये लेट टीलोफेज हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पर जो हम बता रहे थे सेल प्लेट मेथड, यहाँ पे कुछ वेसिकल्स आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, यहाँ पे कुछ वेसिकल्स आ जाएंगे, ऐसे वेसिकल्स आ गए। अब ये वेसिकल्स अगर हम इसको यहाँ बनाएं, ये वेसिकल्स की जो मेम्ब्रेन है वो फ्यूज हो जाती है और वो ऐसे सेल प्लेट बन जाता है और एक सेल ऐसा इधर बन जाता है और एक सेल इधर बन जाता है, राइट। ये अगर इसका थोड़ा सा साइज अलग हो गया तो साइज अलग नहीं होएगा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होएगा, राइट, ठीक है। ये किस में होगा, लेट टीलोफेज में होना शुरू हो जाएगा, राइट। क्लीवेज मेथड हम पढ़ चुके हैं, ये हमने बता दिया। विद द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट द स्पिंडल और द फ्रैग्मोप्लास्ट ऑल्सो डिसअपियर्स। Daughter protoplasts deposit cellulose, hemicellulose and pectin on either side of the cell plate and they form the primary cell wall, right? Significance क्या है, क्यों करते हैं माइटोसिस? हमने देखा ग्रोथ करनी हो मेरिस्टेमेटिक रीजन में उसके लिए करते हैं, रिपेयर करना हो उसके लिए करते हैं, हीलिंग के लिए करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए करते हैं। कैंसर पेशेंट्स जो होते हैं उनमें भी जो सेल्स होते हैं वो माइटोसिस से डिवाइड होते हैं, ठीक है। एक बार हम डायग्राम देख लेते हैं और डायग्रामेटिकली हम समझ लेते हैं। अभी तक हमने क्या किया, हमने अपने हाथ से डायग्राम बनाए, ठीक है, लेकिन इस डायग्राम से आपको और क्लियर हो जाएगा। इसके बाद एक और डायग्राम है जिसमें ये भी लिखा हुआ है कि क्या क्या किस फेज में होता है। इंटरफेज हुआ, रेप्लिकेशन हो गया, रेप्लिकेशन के बाद प्रोफेज में देखो आपको शेप दिखने लग गया क्रोमोसोम्स का, ऐसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। लेट प्रोफेज में स्पिंडल फाइबर्स से कनेक्ट हो गए, ज्वाइन हो गए स्पिंडल फाइबर से, सेंट्रियोल्स अरेंज हो गए, क्या हो गए, सेंट्रियोल्स अरेंज हो गए, उनमें से स्पिंडल फाइबर्स और क्रोमोसोमल फाइबर्स आ गए। मेटाफेज में मेटाफेजिक प्लेट बन गई, राइट। मेटाफेजिक प्लेट के बाद में एनाफेज में एनाफेजिक मूवमेंट होने लगा, या तो ग्लाइड करेंगे क्रोमोसोम्स या फिर क्या होगा, क्रोमोसोमल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगे। इंटरजोनल फाइबर्स इलोंगेट भी हो सकते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स में से ट्यूब्यूलिन डिसॉल्व भी हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एनाफेजिक मूवमेंट होता है। क्या होता है, एनाफेजिक मूवमेंट होता है। टीलोफेज में ऑलमोस्ट एनाफेज में हमारा ये कॉन्स्ट्रिक्शन चालू हो जाता है, साइटोकाइनेसिस चालू हो जाता है। किसके थ्रू, एनिमल सेल्स की अगर हम बात करें तो एनिमल सेल्स में तो क्लीवेज मेथड से होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन से होगा। प्लांट सेल्स में या तो क्लीवेज मेथड से होगा या फिर सेल प्लेट मेथड से होगा, ठीक है। साइटोकाइनेसिस ऑफ टू डॉटर सेल्स यहाँ पे हो गया। सो दीज आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ माइटोसिस, राइट। अब अगर हम इस डायग्राम में देखें तो आपको बहुत क्लियरली दिखेगा, पहला प्रोफेज है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अभी साइटोप्लाज्मा है, डेवलपिंग बाइपोलर स्पिंडल्स। देखो स्पिंडल का डिवीजन हुआ, हमने देखा था सेंट्रियोल का डिवीजन देखा था हमने, सेंट्रियोल का हो गया डुप्लीकेट हुआ। इंटैक्ट न्यूक्लियर एनवलप है, अभी भी न्यूक्लियर एनवलप है
लेकिन जो क्रोमैटिन है वो कंडेंस हो रहा है विथ 2 क्रोमैटिड्स हेल्ड टुगेदर एट द काइनेटोकोर, राइट। उसके बाद में प्रोमेटाफेज में जो हमारा 5th फेज हम बोलते हैं, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो ऐसी की ऐसी रहेगी, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, ठीक है। स्पिंडल पोल्स अपनी अपनी जगह चले गए, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स बन गए, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, एंड न्यूक्लियर एनवलप के फ्रैगमेंट्स दिखेंगे। अब मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम्स कहाँ आ जाएगा, मेटाफेजिक प्लेट पे आ जाएंगे। एनाफेज में सेपरेट क्रोमैटिड्स अलग अलग हो रहे हैं और अपने अपने पोल की तरफ खींचते जा रहे हैं, क्योंकि क्या हो रही है, शॉर्टनिंग ऑफ काइनेटोकोर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, राइट। अब यहाँ पे क्या हुआ, टीलोफेज में अनरावलिंग क्रोमोसोम्स, मतलब क्रोमोसोम्स वापस से डीकॉन्डेंस हो रहे हैं, न्यूक्लियर एनवलप बन रहा है, राइट। वापस से क्या बन रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे डॉटेड डॉटेड न्यूक्लियर एनवलप बन रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। न्यूक्लियर एनवलप किससे बनेगा, या तो प्रीवियस वाले न्यूक्लियर एनवलप के पार्टिकल से या रिमेन से बनेगा, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना के जाएगी, और इवेंचुअली फिर कॉन्स्ट्रिक्शन होगा बीच में से, कॉन्स्ट्रिक्टेड रिमेन्स ऑफ पोलर स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स, कंप्लीटेड न्यूक्लियर एनवलप, ये देखो कंप्लीट न्यूक्लियर एनवलप है, सेंट्रियोलर पेयर ये गायब होते जाएंगे धीरे धीरे, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग क्रिएटिंग क्लीवेज फरो, सेंट्रिपिटली क्या हो रहा है, क्लीवेज हो रहा है, राइट। अब हम ग्रोथ की बात कर रहे थे सबसे पहले, सोमैटिक सेल्स में ग्रोथ होती है तो माइटोसिस से होता है, इसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ह्यूमन बेबी में क्या होता है, 6 × 10⁻12 सेल्स होते हैं, राइट। ऑल ऑफ देम डेवलप फ्रॉम सिंगल सेल्ड जाइगोट। हम क्या कहते हैं, सिंगल सेल्ड जाइगोट बना, फिर वो किस में हो गया, 8 सेल्ड एम्ब्रियो में हो गया डिवाइड, किस में हो गया, 8 सेल्ड एम्ब्रियो बन गया, फिर 16 सेल्ड बना, क्या बना, 16 सेल्ड बना, फिर बना 32 सेल्ड, फिर बना 64 सेल्ड। तो ऐसे कैसे हुआ, माइटोसिस से हुआ। प्लांट्स आर एबल टू ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ थ्रू माइटोटिक डिविजन्स इन देयर एपिकल एंड लेटरल मेरिस्टेम्स, राइट। मेंटेनेंस ऑफ सरफेस एंड वॉल्यूम रेशियो एंड न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो भी मेंटेन करना पड़ता है। अब हम बात करें न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो की, तो एक प्रॉपर या नॉर्मल सेल में जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। जो न्यूक्लियस का साइज है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा रहना चाहिए, मतलब अराउंड मोर देन 1 रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब ये न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो लेस देन 1 हो जाता है, तब इंडिकेशन मिलता है सेल को कि डिवाइड करना स्टार्ट करो। मतलब तुम्हारा जो सेल का वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो गया है एज कंपेयर टू न्यूक्लियस का वॉल्यूम, तब वापस से डिवीजन होता है और न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को रीगेन किया जाता है, या इट इज़ ब्रॉट बैक टू एफिशिएंट लेवल, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर मेंटेन करने के लिए भी क्या चाहिए होता है, माइटोसिस चाहिए होता है, क्योंकि उसमें रिप्लिकेशन होता है क्रोमोसोम्स का एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, राइट। रिप्रोडक्शन में चाहिए होता है, इसका नंबर आप 5 कर लेंगे। रिपेयर में चाहिए होता है, इसका नंबर आप 6 कर लेंगे। रिपेयर कहाँ करना होता है, हमारी बॉडी में जो भी सेल्स क्या हो गए, पुराने हो गए, बूढ़े हो गए, टूट गए, मर गए, बिखर गए, तो उनके लिए क्या करना होता है, रिपेयर करना होता है। और एक ह्यूमन बॉडी में 5 × 10⁹ सेल्स रोज़ मरते हैं या फिर रोज़ लॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है, ख़राब हो जाते हैं, और इन सेल्स को रिप्लेस करना पड़ता है, ठीक है। कहाँ होते होंगे मैक्सिमम, आपको क्या लगता है मैक्सिमम सेल्स कहाँ से हमारे रफ होते होंगे या फिर लॉस्ट होते होंगे, हमारी स्किन से लॉस्ट होते हैं, हमारी पेट की लाइनिंग से, लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री किनाल्स लॉस्ट होते हैं, आरबीसीज वेस्ट होते हैं, डब्ल्यूबीसीज वेस्ट होते हैं, तो इनको रोज़ रिप्लेस भी तो करना होता है ना, राइट। सो दिस हेल्प्स इन प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट सेल्स, राइट। इसको आप रीजनरेशन को नंबर 7 कर लेंगे। सो रीजनरेशन मतलब माइटोसिस कीप्स ऑल द सोमैटिक सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म genetically similar, resembling the fertilized egg, though therefore they are able to regenerate part or whole of the organism, right.
द सेम आर रिप्लेस बाय न्यू सेल्स फॉर्म थ्रू माइटोसिस। हीलिंग में कोई इंजरी हो गई, घाव हो गया, उसको हील किससे किया जाएगा? माइटोसिस से किया जाएगा। डिफरेंशिएशन करना है, सो माइटोसिस प्रोड्यूस मल्टी सेल्यूलर कंडीशन, इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर डिफरेंशिएशन। कैंसर, आपको मैं बार बार बोल रही हूँ, जो अनकंट्रोल्ड माइटोटिक डिवीजन है वो किससे में होता है? कैंसर में होता है, और उसमें भी क्या होता है? माइटोसिस ही मेजर डिवीजन होता है। एविडेंस ऑफ बेसिक रिलेशनशिप। अब डिटेल्स ऑफ माइटोसिस आर सिमिलर इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स शोइंग देयर बेसिक सिमिलैरिटी एंड रिलेशनशिप। मतलब ये क्या है? एक एवोल्यूशनरी ब्रांच है या एवोल्यूशनरी लिंक है जो कि हमारे को बताता है कि जो हमारे पिछले ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमसे क्या है? कनेक्टेड हैं, राइट? इतनी बातें समझ आ गई आपको? तो बेटा इसके साथ में हमारा माइटोसिस कंप्लीट हुआ, राइट? हमने क्या क्या पढ़ा आज? हमने माइटोसिस के चारों फेजेस के बारे में पढ़ा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। क्यों माइटोसिस जरूरी है ये भी हमने पढ़ा। एनिमल सेल में कैसे होता है, प्लांट सेल में कैसे होता है साइटोकाइनेसिस, हमने ये भी पढ़ा, राइट? साथ ही में हमने एक अलग तरीके का डिवीजन भी पढ़ा, सेल डिवीजन, जिसको बोला गया है ए माइटोसिस, उसके बारे में भी हमने जाना। ठीक है, तो इसके साथ में हमारा कंप्लीट माइटोसिस कंप्लीट फिनिश हुआ। अब हम नेक्स्ट क्लास में मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए थैंक यू।